अहमदाबाद नाम का एक गांव था जहां से एक घर से रोने पीटने की आवाजें आ रही थीं। आज पूरा गांव मातम में डूबा हुआ था क्योंकि हाशिम की बीवी फरहीन का इंतकाल हो गया था। फरहीन की मैयत पर हर किसी की आंखें नम थीं क्योंकि हर कोई फरहीन को पसंद करता था और वजह थी फरहीन का मोहब्बत भरा बर्ताव और उसकी बेबसी। दरअसल फरहीन एक गरीब घर की लड़की थी जिसका परिवार मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाता था। इसलिए फरहीन भी मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का बोझ उठाती थी। एक रात फरहीन फैक्ट्री से वापस घर जा रही थी। सर्दियों की रात थी, अंधेरा बहुत ज्यादा था। धुंध ने पूरे आसमान को अपने साए में डुबो दिया था। तभी फरहीन को किसी के पीछे चलते कदमों की आहट महसूस हुई। उसने जब डरती निगाहों से गर्दन पीछे घुमाकर देखा तो 2 लड़के उसके पीछे चल रहे थे, जो हवस भरी निगाहों से सिर्फ और सिर्फ फरहीन को ही घूरे जा रहे थे और आपस में कुछ अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे। फरहीन जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर आगे चलने लगी और तभी उसने लड़कों की तेज आवाज में सुना, रात ज्यादा है, अंधेरा भी बढ़ रहा है, इस खूबसूरत हसीना को यहीं अपना शिकार बना लें। क्या लड़कों के ये शब्द सुनकर फरहीन बुरी तरह से सहम गई और अब तेज कदमों की बजाय जल्दी जल्दी घर की तरफ भागने लगी। लड़के भी अब अपने असली हैवान जैसे रूप में आ गए। पहले तो वो सिर्फ फरहीन के पीछे चल रहे थे, लेकिन जब उन्होंने फरहीन को भागते हुए देखा तो ये भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। तभी फरहीन को एक शख्स दूर खड़ा नजर आया। फरहीन हाँफती हुई जल्दी से उस शख्स के पास गई और डरी आवाज में कहा, भाईजान, मेरी इज्जत बचा लीजिए, मुझे मेरी जान से ज्यादा इज्जत प्यारी है। इतना कहते ही फरहीन की आंखों से आंसू छलक उठे। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि हाशिम था, जिसने फरहीन को एक कोने में बैठाया और उसे तसल्ली दी। इतने में वो 2 बदमाश लड़के भी वहां आ गए, जो असल में हाशिम के मोहल्ले के ही थे। इसलिए जब उन्होंने हाशिम को फरहीन के साथ देखा तो ये दोनों बिना कुछ कहे उलटे पांव लौट गए और ये देखकर फरहीन की जान में जान आई। उसने हाशिम का शुक्रिया अदा किया और कहा, भाईजान, अगर आप आज मेरी मदद ना करते तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। आज मेरी जान और इज्जत बचना नामुमकिन था, पर आपकी रहम दिली की वजह से मेरी इज्जत बच पाई। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। एक तरफ जहां फरहीन नम आंखों और गहरी आवाज में हाशिम का शुक्रिया अदा कर रही थी, वहीं हाशिम बस एक टक फरहीन की खूबसूरती, भोलेपन और मासूमियत को देखे जा रहा था। उसने फरहीन से हिचकिचाते हुए कहा, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपको घर तक छोड़ दूं? रात ज्यादा हो गई है। फरहीन ने भी धीमी सी आवाज में कहा, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप मुझे घर छोड़ दीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाशिम, जो पहले ही फरहीन की खूबसूरती का कायल हो गया था, वो फरहीन के घर तक उसे छोड़ने के लिए जाता है और फरहीन का घर देख हैरान रह जाता है, क्योंकि फरहीन एक छप्पर डली झोपड़ी में रह रही थी। ये कमजोर झोपड़ी ना तो सर्दी रोकने के लायक थी और ना ही बरसात। ये सब देख हाशिम का दिल फरहीन और उसके परिवार के लिए और ज्यादा पसीज जाता है और ये दुख भरे दिल से फरहीन को उसके घर के बाहर से लौटकर अपने घर चला जाता है और इसकी मां शाकिरा भारी आवाज में पूछती है, क्या बात है, आज देर रात घर कैसे आना हुआ? कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं करके आए ना? हाशिम ने धीमी सी आवाज में कहा, हाँ, बस यूं ही दोस्त मिल गए थे इसलिए रुक गया। हाशिम चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है और रात भर फरहीन के बारे में ही सोचता रहता है और फैसला करता है कि वो कल फिर फरहीन से जाकर मिलेगा। अगली सुबह हाशिम फरहीन के घर के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है और इसी वक्त फरहीन फैक्ट्री जाने के लिए घर से बाहर निकलती है और हाशिम को देख काफी हैरान होती है। आप यहाँ पर क्यों और कैसे? हाशिम फरहीन से कहता है, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। मेरी नीयत की तरह ही मेरी मोहब्बत भी पाक साफ है। मैं तुमसे दिल लगी नहीं करना चाहता, बल्कि तुमसे निकाह कर तुम्हें अपने घर की ज़ीनत बनाना चाहता हूँ। ये सब सुन फरहीन काफी सहम सी गई और उसने दबी आवाज में कहा, ये सब बातें मुझसे मत कीजिए। अगर आपको सच में निकाह करना है तो मेरे घर आकर मेरे वालिद साहब से पूछ लीजिएगा। इतना कहकर फरहीन वहां से फैक्ट्री के लिए निकल जाती है और हाशिम सीधा अपने घर जाता है और अपनी मां को पूरी बात बताता है। शाकिरा, क्या एक गरीब घर की लड़की मेरी बहू बनेगी? इतनी फूटी किस्मत तो नहीं है मेरी। मैं उस झोपड़पट्टी में तेरा हाथ मांगने नहीं जाऊंगी। हाशिम शाकिरा को बहुत समझाता है और बेटे की जिद के सामने शाकिरा भी झुक जाती है और हाशिम का रिश्ता लेकर फरहीन के घर चली जाती है
और दोनों बच्चों का रिश्ता तय कर बड़ी ही सादगी से इनकी शादी करा दी जाती है। हाशिम एक अच्छे खाते पीते घर से ताल्लुक रखता था, इसलिए फरहीन भी इसके घर में आकर काफी खुश होती है और हाशिम का अपने लिए बेतहाशा प्यार देख दिन में कई कई बार अल्लाह का शुक्र अदा करती है। पर जल्द ही इसकी इन खुशियों पर ग्रहण लग जाता है, क्योंकि शाकिरा शादी के 2 दिन बाद ही उसके साथ बुरा बर्ताव करने लगती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि एक गरीब घर की लड़की उसकी बहू बने। पर अल्लाह की मर्जी के आगे उसकी एक ना चली और फरहीन जैसी गरीब लड़की उसके घर बहू बनकर आ गई थी, जिसे अपनाना शाकिरा के लिए बहुत मुश्किल था। इसलिए ये हर वक्त बात बात पर फरहीन को उसके गरीब परिवार का ताना देती रहती थी और बेचारी फरहीन उससे कुछ नहीं कह पाती थी और चुपचाप उसकी सारी बातें सुनती रहती थी। शमीम भले ही खुद एक औरत थी, पर उसे लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए वो फरहीन से भी पोते की जिद करती है। फरहीन भी किस्मत के आगे कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वो दिन रात अल्लाह से बेटे की दुआ करती रहती है ताकि उसे शाकिरा के और ताने न सुनने पड़े। जल्द ही बच्चे की पैदाइश का वक्त भी आ जाता है और शाकिरा घर में दाई बुलाकर फरहीन की डिलीवरी कराती है और अल्लाह की मर्जी से फरहीन एक बेटी को जन्म देती है। जब फरहीन डिलीवरी के तुरंत बाद दाई से बच्चे के बारे में पूछती है तो दाई इसे बताती है कि तुमने एक बेटी को जन्म दिया है। ये सुनते ही फरहीन की तबीयत बिगड़ जाती है और शाकिरा का डर उसे इतना सताता है और फिर उसे हार्ट अटैक पड़ जाता है और यहीं इसका इंतकाल हो जाता है। जब यह खबर गांव वालों मोहल्ले वालों को पता चलती है तो वो भी काफी दुखी होते हैं, क्योंकि फरहीन ने शमीम के पोते की फरमाइश के बारे में बता रखा था और सब जानते थे कि शमीम उसे किस हाल में रखती है, जबकि हाशिम उससे कितना प्यार करता है। सभी औरतें मर्द मैयत में शामिल होते हैं और फरहीन अपनी मासूम बच्ची को भूखा बिलखता हुआ छोड़कर इस दुनिया से इस घर से रुखसत हो जाती है। और पड़ोस की औरतें जब बच्ची को भूख से रोता हुआ देखती हैं तो उनकी आंखें भी नम हो जाती हैं। फरहीन की मौत के बाद भी शमीम उसकी बेटी के लिए कोई हमदर्दी नहीं रखती है और मौत के 2 दिन बाद हाशिम से दूसरी शादी करने को कहती है। हाशिम, अम्मी, मेरी बीवी को मरे हुए अभी हफ्ता भी नहीं गुजरा और आप मुझसे दूसरी शादी करने की बात कर रही हैं। आपको क्या हो गया है? आप कब से इतनी संगदिल हो गई? शमीम हाशिम की बात सुनकर चुप हो जाती है और धीमी आवाज में कहती है, तो इस लावारिस बच्ची का क्या होगा? इसको कौन पालेगा? हाशिम चीखकर जोर से कहता है, वो मेरी बेटी है, उसकी मां मरी है पर बाप अब भी जिंदा है, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसको पाल लूंगा। हाशिम का ये बर्ताव शमीम को आगे कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं देता और वो बेटे के डर से न चाहते हुए भी फरहीन की बेटी को पालती है। इस बच्ची का नाम जिया रखा जाता है, जिसे हाशिम अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है, पर शमीम उसे बिल्कुल भी अपनी पोती की तरह प्यार नहीं देती, बल्कि हाशिम के जाने के बाद वो ना तो उसे दूध देती थी और ना ही गोद में उठाती थी। दिन भर जन्नत बिस्तर पर भूखी पड़ी रहती और इस मासूम बच्ची पर शमीम को बिल्कुल भी तरस नहीं आता। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और जन्नत 3 महीने की हो जाती है। एक दिन शमीम हाशिम को प्यार से समझाती है, बेटा, मेरी भी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मेरा मरता वक्त है, कब ये आंखें मिट जाएं कुछ पता नहीं। आज मैं हूं तो जिया की जिम्मेदारी उठा रही हूं, कल को नहीं रही तो घर में उसके सर पर हाथ रखने वाला, उसे अच्छे बुरे की सीख देने वाला कोई नहीं होगा। तुम्हारे आगे भी पूरी जिंदगी पड़ी है, इसलिए बेहतर यही है कि तू अभी शादी कर ले। हाशिम भी जानता था कि एक लड़की अपने बाप से ज्यादा माँ के करीब होती है, माँ के साथ हर दुख सुख बांटती है। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सिर्फ वो अपनी माँ के साथ ही कर सकती हैं। यही सब सोचकर परवेज दूसरी शादी करने को राजी हो जाता है और शमीम अपने इकलौते बेटे के लिए लड़की ढूंढना शुरू करती है। किस्मत से एक कुंवारी अच्छे घर की लड़की का रिश्ता परवेज के लिए आता है, जो अमीरी में तो परवेज की फैमिली से भी ऊंची थी, पर खूबसूरती में वो रुखसाना की धुल बराबर भी नहीं थी और इसका नाम था इरम। शमीम इरम की ऊंची रईस फैमिली को देख झट से इस रिश्ते के लिए हामी भर लेती हैं, पर हाशिम को इरम कुछ खास पसंद नहीं आती, लेकिन फिर ये भी शादी के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि ये जानता था कि इसकी मोहब्बत सिर्फ एक थी। फरहीन इरम को तो बस ये घर संभालने और जन्नत की जिम्मेदारी सौंपने के लिए ला रहा था। खैर, इरम और हाशिम की शादी होती है और इरम दहेज में खूब सारा सामान और केंच लेकर आती है, जिसे देख शमीम की मोहब्बत इरम के लिए और ज्यादा बरस जाती है
और असल में ये मोहब्बत इरम से नहीं बल्कि उसकी दौलत से थी। 3 खैर इरम आकर पूरा घर संभाल लेती है और 3 महीने की जिया को भी अच्छे से रखने लगती है। लेकिन जब वह शमीम का बर्ताव देखती है तो उसे यह सब काफी अजीब लगता है, क्योंकि शमीम को बिन मां की बच्ची जिया एक आंख नहीं भाती थी। वह उसके साथ सौतेली मां जैसा व्यवहार करती थी। यह सब देखकर इरम को भी मौका मिल जाता है और वह जन्नत के साथ ठीक वैसा ही बर्ताव करने लगती है जैसा शमीम करती थी। जल्द ही इरम को भी मां बनने की खुशी नसीब होती है और यह खबर सुनकर शमीम भी बहुत खुश होती है। वह फिर से पोते की जिद करने लगती है। हाशिम के घर आने के बाद शमीम उसे भी बच्चे की खुशखबरी देती है, लेकिन उसके चेहरे पर किसी तरह की कोई खुशी नहीं होती। वह इरम का हालचाल पूछने के बजाय सीधा जिया के पास चला जाता है और उसे गोद में लेकर बैठ जाता है, उसके साथ खेलता है। यह सब देखकर इरम के तन बदन में आग लग जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जन्नत की वजह से ही हाशिम उस पर ध्यान नहीं देते। इसी वजह से उसे जिया से और चिढ़ होने लगती है। लेकिन इस नफरत में वह ये भूल जाती है कि वह अपना मुकाबला महज 3 महीने की मासूम बच्ची से कर रही है। एक दिन इरम का गुस्सा हद से पार हो जाता है और हाशिम के काम पर जाने के बाद वह पहले तो दिन भर जिया को दूध नहीं देती और बेचारी मासूम बच्ची बिस्तर पर पड़ी रोती रहती है। इसके रोने की आवाज सुनकर शमीम भी उसके पास आ जाती है और इरम से इसके रोने की वजह पूछती है, जिस पर इरम कहती है, मैंने इस कमबख्त को सुबह से दूध नहीं दिया है, इसलिए ये गला फाड़ फाड़ कर रो रही है। इसी की वजह से हाशिम मुझ पर ध्यान नहीं देते। मैं उनके बच्चे की मां बनने वाली हूं, पर फिर भी उन्होंने अभी तक मेरा हाल नहीं पूछा, बस इस जन्नत के पास बैठे रहते हैं। शमीम भी इरम की बात सुनकर जिया पर गुस्सा होती है और कहती है, ये कमबख्त तो पैदा होते ही अपनी मां को खा गई और अब हमारे घर का सुकून भी छीन रही है। ये तो कहीं गारत हो जाए तो बेहतर है। शमीम की बात सुनकर इरम के दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आता है और वह कहती है, अम्मी क्यों ना हम इस जिया को पास के जंगलों में छोड़ आएं? अगर हाशिम पूछेंगे तो कोई बहाना बना देंगे। इस तरह इस मुसीबत से हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। शमीम को भी इरम की बात बहुत पसंद आती है और वह कहती है, हाँ हाँ सही कहा मेरी बच्ची, मैंने सुना है पास के जंगलों में जिन्नात का बसेरा है, इसे भी हम उन्हीं के हवाले कर आएंगे। अब जिंदा छोड़ें या इसे मार दें, वो उनका सिर दर्द होगा। इरम और शमीम दोनों हाशिम के दफ्तर से लौटने से पहले ही चुपचाप जिया को कपड़े में लपेटकर घर से जंगल की ओर निकल जाती हैं और एक पेड़ के नीचे जिया को छोड़कर वापस लौट जाती हैं। अंधेरा बढ़ने लगता है और रात की चांदनी में पूरा जंगल खौफ और रहस्यमयी रोशनी से भर जाता है। इसी खौफ के बीच मासूम जिया अकेली एक पेड़ के नीचे लिपटी हुई पड़ी रहती है। इधर हाशिम जब घर आता है और जिया के कमरे में जाकर देखता है तो उसे जिया कहीं नजर नहीं आती। वो पूरे घर और आंगन में अपनी बेटी को ढूंढता है, लेकिन जब जिया की आवाज तक उसे सुनाई नहीं देती तो वह और बेचैन होकर शमीम और इरम से पूछता है कि जिया कहाँ है। इस पर दोनों घड़ियाली आंसू बहाते हुए जवाब देती हैं, आज ना जाने कैसे घर में एक बंदर घुस आया। जिया बाहर चारपाई पर ही लेटी थी। जैसे ही उस बंदर की नजर उस पर पड़ी, उसने झपट्टा मारा और उसे उठाकर ले गया। हम कुछ समझ पाते उससे पहले ही सब कुछ हो चुका था। इतने में हम दोनों जिया की चीखें सुनकर बाहर भागे। इरम ने आंसू पोंछते हुए कहा, तो देखा एक बंदर जिया को अपनी दोनों बाहों में थामे हुए था। हमने उसे भगाने की बहुत कोशिश की, मगर वो बंदर उल्टा हमारी ही तरफ घुर्राने लगा, जैसे हमें नुकसान पहुंचाने वाला हो, और फिर अचानक वो जिया को उठाकर जंगल की तरफ भाग गया। शमीम भी झूठी सिसकियां भरते हुए बोली, हम कुछ कर ही नहीं पाए, सब कुछ पल भर में हो गया। इरम और शमीम की पूरी कहानी और उनके बहाए हुए घड़ियाली आंसू देखकर हाशिम को अंदर ही अंदर कुछ शक होने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये दोनों सच बोल रही हैं। वो पागलों की तरह घर के आसपास, गली, मोहल्ला, हर तरफ दौड़ता रहा, हर किसी से पूछता रहा, लेकिन जिया कहीं नहीं मिली। थक हार कर जब हाशिम वापस घर आया तो उसकी आंखों में मायूसी और दिल में एक अजीब सा डर था। वो चुपचाप बैठ गया और फिर अपने कांपते हुए हाथ ऊपर उठाकर रोते हुए दुआ मांगने लगा, या अल्लाह मेरी बेटी जहां कहीं भी हो बस सलामत हो, उसे अपनी हिफाजत में रखना, उसे किसी झर्रे भर भी तकलीफ न पहुंचे। उधर जंगल की खामोशी को चीरती हुई जिया की भूख से भरी चीखें हर तरफ गूंज रही थी। हर नाला, हर दरख्त, हर शाख में उसकी मासूम आवाज कांप रही थी। इसी सन्नाटे के बीच
एक पुराने दरख्त की शाखों में हरकत हुई और उसी दरख्त से एक जिन्नजादी बाहर निकली। उसका नाम था शाहीन। वो एक नर्म दिल और रहम दिल जिन्नजादी थी जो इंसानों से नफरत नहीं बल्कि हमदर्दी रखती थी। शाहीन की निगाह जैसे ही उस मासूम बच्ची पर पड़ी जो दरख्त के नीचे कांपती और रोती पड़ी थी, तो वो वहीं ठिठक गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में हैरत और रहम भर आया। या खुदा, ये इंसान की बच्ची है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। शाहीन फौरन दरख्त की गहराइयों में जाकर अपने जिन्न शौहर राहिब को आवाज देती है। राहिब, बाहर आओ, कुछ अजीब है। राहिब, जो एक समझदार और सख्त लेकिन शाहीन की बात मानने वाला जिन्न था, बाहर आता है और जब उसकी निगाह उस मासूम बच्ची पर पड़ती है तो वो हैरानी से कहता है, ये तो इंसानों का बच्चा है ना, लेकिन यहां जंगल के इस सुनसान हिस्से में हमारे दरख्त के नीचे ये कैसे पहुंची? इसे यहां कौन छोड़ गया? शाहीन भी हैरान और प्यार भरी निगाहों से जिया को देखती रहती हैं और दर्द भरी आवाज में कहती हैं, ये इंसान भी ना जाने कौन से पत्थर के बने हैं। इतने मासूम प्यारे बच्चे को इस वीरान जंगल में अकेला छोड़ गए। अगर कोई जंगली जानवर इसे खा जाता तो? राहिब भी शाहीन की रहमदिली देख उसे कहता है, तुम इस बच्ची के लिए इतना मायूस क्यों महसूस कर रही हो? इससे हमारा कोई नाता नहीं है, चलो यहां से। शाहीन को जिया के लिए काफी बुरा लग रहा था, इसलिए वो राहिब को समझाती हैं कि हम जिन्नात इंसानों की तरह अगर पत्थर दिल बन गए तो फिर उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा? हमें इस बच्ची का ख्याल रखना होगा। वैसे भी हमें औलाद नसीब नहीं हुई, क्या पता यही इंसानी बच्चा हमारी किस्मत में लिखा हो। राहिब कहीं पागल तो नहीं हो गई? एक इंसानी बच्चे का भला जिन्नातों से क्या रिश्ता? चलो घर चलो। 4. शाहीन इस वीरान जंगल में जिया को अकेला छोड़ जाने से मना कर देती हैं और उसे अपनी बाहों में उठाने की कोशिश करती हैं, पर एक जिन्नाती जिस्म होने के चलते वो जिया को अपनी गोद में नहीं ले पाती। ये देख शाहीन थोड़ी मायूस होती हैं और राहिब से कहती हैं कि बच्ची का पेट खाली है, हमें इसे दूध पिलाना होगा। राहिब किसी तरह दूध से भरा एक प्याला लेकर जिया के पास आता है और उसे शाहीन के सामने रख देता है। इतने छोटे से बच्चे को इस प्याले से दूध कैसे पिलाएंगे, इस पर शाहीन थोड़ा सोचती हैं और फिर पास में पड़े एक पत्ते को मौधाकर उसे चम्मच की तरह बनाकर उससे जिया को दूध पिलाती हैं और जिया जल्दी जल्दी शाहीन के हाथ से प्याले में रखा सारा दूध पी जाती हैं और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लाकर सो जाती हैं। जिया की मासूमियत शाहीन के दिल में घर कर जाती है और ये जिया की रखवाली के लिए रात भर उसी के पास बैठी रहती हैं। और राहिब भी शाहीन की मोहब्बत देख उसे कुछ नहीं कहता, क्योंकि राहिब ने सालों बाद शाहीन के चेहरे पर यह खुशी और सुकून देखा था, वरना शाहीन औलाद की कमी के चलते हर वक्त मायूस रहती थी। पर अब जिया को देख वो फिर से मुस्कुराने लगी थी। खैर, रात बीत जाती है और सुबह शाहीन की आंख जिया की आवाज से खुलती है। इधर हाशिम बेटी की याद में रात भर नहीं सोता और सूरज निकलते ही फिर से बेटी की तलाश में जुट जाता है। दिन भर वो गलियों की खहाक छानता है, पर कोई फायदा नहीं होता। शाम को थक हार कर हाशिम घर वापस आ जाता है और बाहर चारपाई पर बैठकर जिया को याद कर रोने लगता है। हाय मेरे अल्लाह, मेरी और मेरी फूल सी बच्ची का ये कौन सा इम्तिहान है। अगर मुझे मेरी बच्ची नहीं मिली तो मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। शमीम अपने बेटे की ये हालत देख टूट जाती है और उससे कहती हैं, हमने उस बंदर को जंगल की तरफ जाते हुए देखा था, कहीं वो जिया को जंगल में तो नहीं ले गया। सुनकर हाशिम जल्दी से जंगल की तरफ भागता है और जंगल में घुसते ही उसे जिया के रोने की आवाज सुनाई देती है। आवाज का पीछा करते हुए वह एक दरख्त के पास पहुंचता है और सामने का मंजर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि जिया पेड़ की तरफ देखकर जोर जोर से हंस रही थी और पत्ते की मदद से कोई उसके मुंह में दूध डाल रहा था, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आ रहा था, इसलिए हाशिम को कुछ समझ नहीं आता। वह जल्दी से जाकर जिया को गोद में उठा लेता है और उसे सीने से लगाकर भरपूर प्यार करता है, फिर घर वापस ले आता है। मगर उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे पीछे शाहीन भी आ गई है। हाशिम जिया को वापस पाकर बहुत खुश था, पर इरम और शमीम का मुंह बन जाता है। रात को हाशिम जिया को अपने पास सुलाता है और देर रात को जब इसकी आंख खुलती है तो इसे बहुत ही अच्छी खुशबू महसूस होती है और फिर ये जिया को देखता है जो खूब खिलखिलाकर हंस रही थी और हवा में इसका हाथ था मानो किसी की उंगली थामी हुई हो। ये देख हाशिम को कुछ भी समझ नहीं आता। इस तरह दिन ब दिन
जिया के साथ अजीबो-गरीब हरकतें होना शुरू हो जाती हैं। जंगल से लौटने के बाद जिया हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती थी। ना तो अब वो भूख लगने पर रोती थी और ना ही दूसरी कोई परेशानी थी। वक्त गुजरता जाता है और जिया 1 साल की हो जाती है। जिया बड़ी खूबसूरत और हंसमुख बच्ची थी और अब इरम की गोद में भी एक बेटा था जिसे इरम और शमीम तो सीने से लगाए रखती थी। और इरम बेटे के आने के बाद तो जिया की ओर भी ज्यादा बेकदरी हो गई थी। पर अब जिया के साथ शाहीन थी जो ज्यादा से ज्यादा वक्त जिया के साथ गुजारती थी। एक दिन इरम देखती है कि जिया के पास कटोरी में मिठाई रखी है और साथ ही जिया के मुंह पर भी मिठाई लगी है। ये देख इरम शमीम से पूछती है, अम्मी, आप या हाशिम कोई मिठाई लाया था? मेरे बच्चे को नहीं दी और इस जिया को दे दी, वो भी कटोरी भरकर। शमीम बताती है कि इस घर में कोई मिठाई नहीं आई तो फिर जिया को किसने दी? इरम और शमीम इसी सोच में डूब जाती हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आता। इस्लाम इरम का बेटा और जिया दोनों में बस कुछ महीनों का फर्क था, इसलिए दोनों साथ कैसे लगते थे। जिया को इस्लाम के रूप में अपना भाई और दोस्त मिल गया था जिसके साथ जिया खेलती रहती थी। पर एक दिन दोनों बच्चों में बॉल को लेकर झगड़ा हो जाता है और जिया नादानी में इस्लाम के 2 थप्पड़ मार देती है। जब इरम को इस बात का पता चलता है तो वो गुस्से में लाल पीली हो जाती है और 2 साल की जिया के पास आकर उस पर हाथ उठा देती है। पर जिया के थप्पड़ लगने से पहले ही इरम का हाथ झटक जाता है, मानो किसी ने इसका हाथ जिया से दूर कर दिया हो। और ये कोई और नहीं बल्कि शाहीन थी जो हर वक्त जिया की ढाल बनकर खड़ी रहती थी। इरम को भी ऐसी अजीबो-गरीब हरकतें देख ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति जिया के साथ रह रही हो। इरम ने इस दिन के बाद से इस्लाम को जिया से दूर रखना शुरू कर दिया था और अब भी वो सौतेली माँ जैसा बर्ताव करती थी। इधर शाहीन की ममता जिया के लिए दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अब वो हर वक्त जिया का साया बनकर उसके साथ रहती थी। पर जिया को गोद में ले पाना, उसे प्यार करना, ये सब शाहीन के लिए नामुमकिन हो रहा था। एक रात शाहीन जिया को अपनी बाहों में उठाने की बहुत कोशिश करती है, पर उसकी हर कोशिश बेबुनियाद रहती है। इसलिए वो इरम के शरीर में घुस जाती है और फिर इरम की मदद से जिया को अपनी गोद में लेती है और उसे जी भरकर प्यार करती है और देर रात इरम के साथ बातें करती है, खूब खेलती है। और ये आवाज सुन हाशिम की भी आंख खुल जाती है और वो इरम से पूछता है, आखिर तुम यहां कर क्या रही हो और इतनी देर रात जिया के साथ क्यों खेल रही हो? इरम भारी आवाज में कहती है, ये मेरी बच्ची है, मेरी जान है, मैं तो हर वक्त इसी के साथ रहती हूं। इरम की भारी आवाज हाशिम की नींद भगा देती है और वो सोच में पड़ जाता है कि ये वही इरम है जो जिया के साथ रुखा बर्ताव करती है और आज रात उसके साथ खेल रही है। अगली सुबह जब हाशिम इरम से कल रात के वाकये के बारे में पूछता है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता और पूरा बदन दर्द से चूर होता है। धीरे धीरे जिया 8 साल की हो जाती है और इस्लाम 7 साल का शमीम का अब इंतकाल हो चुका था और पूरे घर की जिम्मेदारी अब सिर्फ इरम के कंधों पर थी। इरम छोटी सी जिया से घर का पूरा काम करवाती थी। नन्हे नन्हे हाथों से जिया पूरे आंगन की झाड़ू लगाती, बर्तन धोती और असल में ये काम जिया नहीं बल्कि शाहीन करती थी और वो जिया को फूल की तरह रखती थी। आए दिन जिया नए नए कपड़े पहनती, कमरे में उसके पास कई सारे फल मिठाइयां रखी रहती। जिया अब शाहीन से भी मिल चुकी थी और वो उसे जिनी अम्मी कहती थी। एक रात शाहीन जिया को लेकर जंगल में जाती है और उसे राहिब से मिलवाती है जो जिया को देख बहुत खुश होता है और जिया राहिब को जिनी अब्बू कहकर पुकारती है। ये सुन राहिब की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि जिया पहली बच्ची थी जिसने राहिब को अब्बू बुलाया था। राहिब और शाहीन दोनों जिया को अपनी बेटी की तरह पालते हैं। उसे अलग अलग खूबसूरत नज़ारों से सजी दुनिया में ले जाते हैं जहां झरने, पेड़, पहाड़ मौजूद थे। जिया, वाह जिनी अम्मी, ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। मैं तो यही रहूंगी शाहीन। मेरी जान, ये दुनिया इंसानों के लिए नहीं जिन्नातों के लिए है। बस तुम यहाँ कुछ देर के लिए आ सकती हो। जिया इस खूबसूरत दुनिया में आकर काफी खुश होती है, खूब खेलती है और खूब सारे फूल तोड़कर शाहीन के साथ वापस अपने घर लौट जाती है। हाशिम जब रात में जिया के पास इतने खूबसूरत फूल देखता है जिनके बीच जिया सोई हुई थी तो हाशिम को बहुत हैरानी होती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर जिया के पास फूल, फल, मिठाई आती कहाँ से है। अब जिया रात के साए के अलावा दिन के उजाले में भी जंगल में जाने लगती है और शाहीन और राहिब के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारती है
क्योंकि उसे अपने परिवार से ज्यादा राहिब और शाहीन मोहब्बत करते थे। शाहीन की ममता ने तो एक इंसानी माँ की मोहब्बत को भी फीका कर दिया थी, जो हर वक्त जिया की निगरानी रखती, उसे अच्छा अच्छा खाना खिलाती, अपनी दुनिया में घुमाने ले जाती, और इस सब से जिया भी शाहीन को अपनी माँ की तरह प्यार करती थी। एक दिन जिया शाहीन से जिद करती है कि मैं अब आपके साथ ही रहूंगी, मुझे इस घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन शाहीन उसे समझाती है और वादा करती है कि वो जल्द उसे अपने साथ ही रखने लगेगी। और फिर जिया को लेकर जंगल में चली जाती है और यहाँ राहिब शाहीन और जिया को लेकर अपनी दुनिया में जाता है, जहाँ तीनों अच्छे अच्छे पकवान खाते थे, और जिया इस दुनिया से जाने से मना कर देती है। हालांकि शाहीन को जिया के परिवार की भी फिक्र थी। रात के करीब 10 बज जाते हैं, पर जिया घर वापस नहीं आती। इससे इरम तो कुछ खास परेशान नहीं होती, पर हाशिम बहुत डर जाता है और उसी जंगल में जाता है जहां जिया उसे मिली थी। तभी इसे जिया की आवाज आती है और दरख्त के नीचे जिया एक आदमी और एक औरत के साथ बैठी होती है। हाशिम, जिया, यहाँ क्या कर रही हो? मैंने मना किया है ना, इतनी रात घर से बाहर नहीं जाते। और आप दोनों कौन हैं? शाहीन और राहिब कुछ कह पाते, इससे पहले ही जिया जल्दी से बोलती है, ये मेरी जिनी अम्मी और अब्बू हैं, मैं इन्हीं के साथ रहूंगी, अब मुझे उस घर में नहीं जाना। जिन्नी अम्मी का नाम सुन हाशिम सब समझ जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि जिया पर जिन्नात का साया है जो उसी के साथ रहते हैं। शाहीन हाशिम से कहती है, मुझे जिया को दे दीजिए, उसके बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, ये मेरी औलाद से भी बढ़कर है और मैं इसकी माँ हूँ। शाहीन की बात सुन हाशिम को कुछ समझ नहीं आता और वो चुपचाप जिया का हाथ पकड़े अपने घर आ जाता है और अगले दिन से सिया का बाहर निकलना बंद कर देता है और मौलवी साहब को पूरी बात बताता है। मौलवी साहब को लगता है कि जिन्नातों ने उसको अपने वश में कर लिया है, इसलिए वो जिया के घर आकर झाड़ फूंक करते हैं, पर जिया के शरीर से जिन्नात बाहर नहीं निकलते क्योंकि वो उसके शरीर में थे ही नहीं। ये देख मौलवी साहब जिया के चारों तरफ बंदिश कर देते हैं, जिससे कोई जिन्नात उसके पास नहीं आ सकता था। रात को शाहीन और राहिब जिया से मिलने आते हैं, पर बंदिश की वजह से उससे नहीं मिल पाते। शाहीन को जिया से न मिले सिर्फ एक दिन हुआ था और उसमें ही वो हाल से बेहाल हो गई थी। शाहीन और राहिब दोनों फैसला करते हैं कि अब वो जिया को अपने पास रखेंगे, पर शाहीन उसे अपनी दुनिया में नहीं ले जाना चाहती थी, बल्कि इसी दुनिया में जिया के साथ रहने का ख्वाब देखती थी। इसीलिए दोनों जिन्नात की जिंदगी छोड़ देते हैं, जो कि बहुत बड़ा फैसला था, और इसकी सजा भुगतने के बाद ये दोनों इंसान बन जाते हैं। दोनों हाशिम से मिलते हैं और उसे पूरी बात बताते हैं। हाशिम के लिए जिया उसकी जान थी, जिसे वो किसी को नहीं सौंप सकता था। लेकिन जब शाहीन का हाल देखता है तो उसे बहुत तरस आता है, क्योंकि कुछ दिनों की जुदाई ने शाहीन को पागल सा कर दिया था। वो जिया के बिना जिंदा ही नहीं रह पा रही थी और जिया भी जिनी अम्मी अब्बू से दूर होकर उनकी याद में बीमार रहने लगी थी। ये देख हाशिम ने जिया को शाहीन और राहिब के हवाले करने का फैसला किया और जिया का हाथ उनके हाथ में सौंप दिया। जिया को देख शाहीन ने उसे तुरंत गले लगा लिया, उसे ढेर सारा प्यार दिया और हाशिम से कहा, अब हम इसी दुनिया के इंसान बन चुके हैं, तुम जब चाहो हमारे घर आकर अपनी बेटी से मिल सकते हो। जिया अब अक्सर हाशिम से मिलने आती है और अपनी जिनी अम्मी अब्बू के साथ बहुत खुश रहती है। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि मोहब्बत इंसानी या जिन होने की मोहताज नहीं होती, बस एक अच्छे दिल की जरूरत होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।